बच्चों, ये है हम लोग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें से आपका एमसीक्यू 12 नंबर का आएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में कि ये चैप्टर से अगर एमसीक्यू आता भी है तो ये चैप्टर हल्का है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बुक कीपिंग के बारे में बताते हैं। बुक कीपिंग, बच्चों, हम लोग अकाउंटेंसी में सबसे पहले जो काम करते हैं वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जो होती है उसमें दो काम होता है। जर्नल, जर्नल के बाद होती है लेजर, लेजर के बाद होती है ट्रायल बैलेंस। यानी कि बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है कब? ट्रायल बैलेंस खत्म होने पर। और जब बुक कीपिंग का काम खत्म होता है तब अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो बुक कीपिंग में चार इंपॉर्टेंस बात है कि बुक कीपिंग तो आप सीख ही गए। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस तक का जो सफर होगा वो बुक कीपिंग है। इसके बाद जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन का। अच्छा बच्चों, ये भी याद रखो कि जो बुक कीपिंग है ये अकाउंटिंग से पहले होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अकाउंटिंग से पहले वाले को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। और जब बुक कीपिंग खत्म होता है तब अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। बुक कीपिंग को हम लोग साइंस और आर्ट्स दोनों कहते हैं। ये साइंस और आर्ट्स दोनों ही है। बुक कीपिंग जो बनाते हैं उसे कहते हैं बुक कीपर। याद रखिएगा, बुक कीपर को अकाउंटेंट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अकाउंटेंट तभी बोला जाएगा जब फाइनल अकाउंट बन जाएगा। तो ये चार बातें हैं, आपको इम्पोर्टेंस है, याद रखिए। एक एक करके हम वो सभी बातें आपको रिकॉल कर देते हैं। बुक कीपिंग यहाँ शुरू होता है जर्नल से, लेजर और ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग का काम अकाउंटिंग से पहले होता है और जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है तब एक काम शुरू होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग साइंस और आर्ट्स दोनों ही है। बुक कीपिंग जो बनाते हैं उसे कहते हैं बुक कीपर। अब बच्चों आगे की तरफ चलते हैं तो हमारी अकाउंटिंग आती है। बच्चों अकाउंटिंग बुक कीपिंग को ही कहेंगे। इसमें पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन को पहचानना। आप जानते हैं ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैश वाले, जिसमें पैसा की बात होती है, और एक होती है जिसमें पैसा की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहचान करेंगे। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब है बच्चों जर्नल। क्लासिफाइंग का मतलब लेजर। और फिर हम इसको कर देंगे समीराइजिंग। समीराइजिंग का मतलब है फाइनल अकाउंट। उसे आप कहोगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को पहचानोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफाइंग करोगे और समीराइजिंग करोगे, तो ये हमारी अकाउंटिंग हो जाएगी। अकाउंटिंग के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है। ये बिजनेस का लैंग्वेज है, ये बात याद रखो। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। अच्छा, अकाउंटिंग हमारा आर्ट्स और साइंस दोनों ही है। अकाउंटिंग जो बनाते हैं उसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं बच्चों। अकाउंटिंग शुरू होती है बुक कीपिंग खत्म होने के बाद। और एक चीज जान लो, बुक कीपिंग के अकाउंटिंग के जो फादर है वो है लुक्का पोसीलो। लुक्का पसीलो। अकाउंट का खोज हुआ था 1494 में। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग का दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है जहां अकाउंटिंग बनाई जाती है हमारी पहली मकसद को पूरा करने के लिए। इसमें पहला हम लोग को रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये हम लोग की प्राइमरी हुई। ये मैनेजमेंट को मदद करता है। और अकाउंटिंग के जरिए हम बिजनेस का दो चीज का पता लगाते हैं बच्चों। एक है फाइनेंशियल
एक है बच्चों फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब है प्रॉफिट। हमारी बिजनेस कितनी प्रॉफिट कमा रही है उसका पता लगाते हैं। और एक पता लगाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, कि उनकी हालत कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का जो पता लगाते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। ये हम लोग का इंपॉर्टेंस टर्म्स खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि बाहर वाले लोगों को मदद करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी का है कि यह ऑडिटिंग में मदद करता है। और दूसरा नंबर है टैक्स लाइबिलिटीज। कितना टैक्स देगा कंपनी, ये दो चीज को पता लगाने में ये मदद करता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी थोड़ा सिलेबस में दिया है तो जान लो। अकाउंटिंग की दो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है फाइनेंशियल रिजल्ट का पता लगाना और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। अब आते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन का और इवेंट का। जाने कि बिजनेस में कितने लेन देन हुए हैं, बिजनेस में क्या घटना घटी है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन ये देगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो हमें टूल है, टूल वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन तो टूल है जिसके मदद से हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए हम प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं। बैलेंस शीट के जरिए बैलेंस शीट के जरिए हम लोग पता लगाते हैं बैलेंस शीट के जरिए हम लोग पता लगाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का। और कैश फ्लो के जरिए हम लोग पता लगाते हैं कैश पोजीशन का। यूजर की बात करें तो इनकी दो यूजर है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर कौन है बाद में डिस्कस करते हैं, बस इतना याद करके रखो कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये दो लोगों के लिए है। एक बिजनेस के अंदर के लोग और एक बिजनेस के बाहर के लोग। अब इनकी फीचर से एमसीक्यू आएंगी। क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर चार फीचर होती है। पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है रिलीवेंस, तीसरा है बच्चों कॉम्परेबिलिटी और चौथा रिलायबिलिटी। अगर एमसीक्यू आए और पूछे फीचर क्या है तो ऑल ऑफ दिस, ये चारों नाम याद रखो। पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आसानी से समझा जा सकता है। रिलीवेंस का मतलब है इसमें हर एक नई चीज की जानकारी मिलेगी। कॉम्परेबिलिटी का मतलब है इसको पढ़ने के बाद दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है भरोसा किया जा सकता है। ये चारों फीचर आपको जब भी हम क्लास में पूछे कि बेटा ये बताओ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फीचर क्या है, ये चारों फीचर हमें जरूर बोलो कि सर पहला फीचर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है रिलीवेंस, तीसरा है कॉम्परेबिलिटी और चौथा रिलायबिलिटी है। अब आते हैं यूजर के तरफ। देखिए दो यूजर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में दो ही लोग तीन लोग आते हैं बच्चों। एक होता है मालिक जिसे कहते हैं प्रोपराइटर भी, दूसरा मैनेजर आता है, तीसरा आता है एम्प्लॉय। मैनेजर को कभी कभी सवाल में मैनेजमेंट बोल के दे देगा, तो एक ही है। तो बच्चों ये तीनों हम लोग के इंटरनल यूजर है और ये तीनों, और बाकी जितने बचे सब एक्सटर्नल यूजर है। कुछ हम नाम दे दिए हैं, ऐसे बहुत आ सकते हैं इसमें। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को कहते हैं सब फील्ड। सब फील्ड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट है। हमारे सिलेबस में तीन तो दिया है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीनों अकाउंटिंग हम लोग के हैं। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग से एमसीक्यू के बारे में बात करें तो एक तो दे सकता है। तो बेटा फाइनेंशियल एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग तीन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेसमैन के लिए है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर लोग के लिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग है जो सामान तैयार करते हैं प्रोडक्शन डिपार्ट उनके लिए है। तो जहां प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा वहां कॉस्ट अकाउंटिंग कर दोगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चों आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाए थे तो बताए थे, इकोनॉमिक का मतलब पैसा के बारे में बात करना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसीलिए इसको मनी ट्रांजेक्शन भी बोलेंगे। अच्छा, बिजनेस ट्रांजेक्शन के जरिए फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का बदलेगा, बात सही है। अगर हम लेन देन करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा इसका मतलब वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑल द ट्रांजेक्शन और इवेंट, आपको मालूम है जितना भी ट्रांजेक्शन होता है सबको इवेंट बोलते हैं, और हर इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कैपिटल्स, कैपिटल्स लाइबिलिटीज है, कैपिटल लाइबिलिटीज है। और एक इंपॉर्टेंस बात, कैपिटल कौन अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल जो है वो लाइबिलिटीज है लेकिन इंटरनल लाइबिलिटीज है। और ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल का एमसीक्यू 100% आएगा, याद रखिए। कैपिटल कैसे कैसे बोल के दे सकता है, पूछेगा क्या है तो लाइबिलिटीज है, पूछेगा कौन अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है, पूछेगा कौन लाइबिलिटीज है तो इंटरनल लाइबिलिटीज है। या ऐसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, अगर मालिक बिजनेस में कोई भी पैसा लगाए, अगर मालिक बिजनेस में कोई भी पैसा लगाए तो उसे कैपिटल बोलोगे। कैपिटल का फार्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। और ये भी फार्मूला दे सकता है, ये भी पूछ सकता है कैपिटल का मतलब क्या है बेटा, एसेट ज्यादा होगा किससे, लाइबिलिटीज से। तो एसेट ओवर लाइबिलिटीज, ओवर के जगह एक वर्ड और भी दे सकता है, एक्सेस। और ये वर्ड भी दे दिया तो इसका मतलब वही है बच्चा कि एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो कैपिटल। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं फिक्स एसेट में, यानी कि बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है फिक्स एसेट में तो उसे कहते हैं फिक्स कैपिटल। जैसे जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीन खरीदना, ये सब खर्चा एक बार करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे फिक्स एसेट पे पैसा लगा रहा, तो उसे कहेंगे फिक्स कैपिटल भी। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फार्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ए माइनस सी एल। ये फार्मूला एग्जाम में आपको देगा। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये दे सकता है या ये पूछ सकता है कि करंट एसेट में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो उसे वर्किंग कैपिटल कहोगे। जैसे जैसे स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सभी हमारी करंट एसेट है। ये फार्मूला जरूर याद रखो, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला सी ए माइनस सी एल। अब आते हैं ड्राइंग। बच्चों ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। बिजनेसमैन जब पैसा निकाले या सामान निकाले या कोई एसेट निकाले, कहाँ से, बिजनेस से। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से सामान निकाल ले, एसेट निकाल ले, कैश निकाल ले, किस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग के जरिए कैपिटल कम होता है, बात तो सही है। अगर हम पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल कम हो जाएगा।
ये भी पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। इनकम टैक्स कभी आए पूछे कौन अकाउंट है तो ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस भी ड्राइंग अकाउंट है। अब इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। तो ड्राइंग का मतलब है निकालना। तो बिजनेस से क्या क्या निकाल सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं, सामान, एसेट। और किस यूज के लिए निकाल ले? पर्सनल यूज के लिए। इंटरनल लाइबिलिटीज। अब आते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा और एनी रिजर्व। कल एग्जाम में आ जाए, अब पूछे इंटरनल लाइबिलिटीज क्रेडिट है तो सिर्फ दो ही तो है, कैपिटल है बच्चों, और कोई भी रिजर्व अगर आपको दिखाई दे तो उसको बोलोगे इंटरनल लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? जिसका लाइफ एक साल से ज्यादा हो। यानी कि ऐसा कर्जा जो हम लिए हैं और उसका पेमेंट करेंगे हम एक साल के बाद। जैसे मान लो हम कोई लोन लिए। लोन और डिवेंचर एक ही है बच्चों। और इसका पेमेंट करना है 3 साल में, पेमेंट करना है 4 साल में, तो एक साल से ज्यादा हुआ तो इसे कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चों, तो ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसको आप खाली देख लीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी नहीं आएगा। करंट लाइबिलिटीज आपका आएगा। ये आपका आ सकता है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब है जिसका पेमेंट एक साल के अंदर हो जाए। जिसका पेमेंट एक साल के अंदर होगा उसे आप करंट लाइबिलिटीज कहोगे। करंट लाइबिलिटीज में हम आता है, हमारा आता है ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल, इसके अंदर दो चीज आती है। एक आती है क्रेडिटर और एक आती है बिल्स पेबल। तो करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट एक साल के अंदर करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन हम इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आप इसको एक बार रीड आउट करके छोड़ दीजिए, लेकिन इसको जरूर पढ़िए। ये 100% आ सकती है। टांजेबल फिक्स एसेट। टांजेबल फिक्स एसेट उसको बोलोगे जिसको तुम देख सकते हो। टांजेबल का मतलब होता है देखना। जिसको तुम देख सकते हो उसे कहोगे टांजेबल एसेट। जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये टांजेबल फिक्स एसेट है। इनटांजेबल एसेट उसको बोलो जिसको तुम देख नहीं सकते, अनसीन। खाली सुन सकते हो, जैसे गुडविल है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ। तो ये एग्जाम में कैसे आएगा? पूछेगा इंटांजेबल एसेट बताओ, तो ये चारों नाम याद रखो। ये सभी इंटांजेबल एसेट है। ये सभी इंटांजेबल एसेट है। ये सभी इंटांजेबल एसेट है। तो इंटांजेबल एसेट वो है जो दिखाई नहीं देता बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंस है। आप प्लीज जहां 100% लिख रहे हैं उसको आप रडार में रख लीजिए कि हाँ वाकई ये इंपॉर्टेंस है। तो इंटांजेबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, खाली नाम सुनते हैं, वो है गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, नो हाउ। आप सचमुच बताइए कभी इसको देखे हैं? खाली आप सुनते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता, तो ये इंटांजेबल एसेट है। प्लीज ये लिस्ट याद रखिए, जब हम पूछे तो हमें जरूर बताइए। और हम पूछूंगा भी क्लास में। खर्चा। खर्चा में से आने का चांस रखिए। खर्चा से आने का चांस 100% रखिए। एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर तीन है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो हम डेली करते हैं, हर महीना करते हैं, जहां हम मंथली करें खर्चा, हर महीना खर्चा करें, या हम करें बेटा ईयरली, हर साल करें, लेकिन बंद ना होता रहे, उस खर्चे को बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे कहा गया रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग मतलब याद रखो चलते रहना, तो ये रिकरिंग एक्सपेंसेस भी है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है बच्चों जो हर समय होगा, डेली होगा, 100% चांस है आने का। जैसे मजदूर को वेजेज हर महीना देंगे, रेंट हर महीना देंगे, दुकान का सैलरी हर महीना देंगे, इलेक्ट्रिक बिल भी आ जाएगा तो हर महीना इलेक्ट्रिक बिल जमा करना होगा। ये सब खर्चा बच्चों हम लोग बोलेंगे कि सर ये खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलो जहां खर्चा एक बार होगा बच्चों, वन टाइम जब खर्चा होगा तो उसे कहोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बच्चों जमीन खरीदेंगे तो एक बार खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो एक बार बनाएंगे, अगर कोई मशीन खरीदे उसका इंस्टॉलेशन चार्ज करेंगे तो एक बार करेंगे, तो जो खर्चा बच्चों एक बार होगा प्लीज बच्चों उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस बच्चों, हर समय एग्जाम में देता है। डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्लास में आपसे जरूर पूछेंगे बच्चों, ये भी 100% आता है। डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, ऐसा एसेट जिसका कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। इसमें चार तो नाम दिए, चारों नाम याद रखिए। नंबर वन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नंबर टू में डिस्काउंट ऑन शेयर, नंबर तीन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, नंबर चार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर। एग्जाम में आता है बच्चों तो पूछता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बताइए कौन खर्चा है, तो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बोल दीजिए फिक्टिशियस एसेट, या पूछे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो आप बता दीजिए कि सर फिक्टिशियस एसेट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर भी दिया रहे तो इसको भी बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खाली ये खाली नाम याद रखो क्या आता है, मीनिंग छोड़ दो। अच्छा, इसका दूसरा नाम याद रखो फिक्टिशियस एसेट है। इसके चारों आइटम मैं क्लास में जरूर पूछूंगा, 100% मैं जो लिख रहा हूँ जरूर आपसे पूछूंगा और आप प्लीज मुझे जवाब दीजिए। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट है बच्चों, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा और पीएल अकाउंट आएगा। तो बच्चों खर्चा के बारे में मैंने जानकारी दिया। रिवेन्यू एक बार शॉर्ट में बता दूं, रेवेन्यू का मतलब डेली खर्चा करना, हर महीना खर्चा करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार खर्चा करना, और फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है ये सभी खर्चा। ये खर्चा का नाम याद रखो बस। अब हमारे सिलेबस में आता है खर्चा किसे कहते हैं। खर्चा का मतलब होता है एक्सपायर कॉस्ट, जहां हमारा खर्चा खत्म हो जाए उसको बोलते हैं खर्चा। जैसे मान लो हम मूवी देखें, तो हम पैसा दिए, मूवी खत्म, तो मेरा कॉस्ट भी खत्म। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपायर, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है ये, इसको आप छोड़ सकते हो। रिवेन्यू आपका आ सकता है 100%। रिवेन्यू का मतलब होता है मनी रिसीव, पैसा को रिसीव करना। पैसा मेरे पास आता किसके जरिए, सेल। तो सेल याद रखिएगा रिवेन्यू है। रिवेन्यू का मतलब होता है रिसीव, और ये पैसा आता है सेल के जरिए। तो यहाँ लिख दिए मनी रिसीव या रिसीवेबल, ध्यान से देखिए। पैसा अगर हमें मिल गया या मिलेगा, मिल गया या मिलेगा, वह रिवेन्यू है। तो हम लोग अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में सेल को कहते हैं रिवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बाबू। तो रिवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। सेल्स, रिवेन्यू का मतलब सेल, और आपको मालूम है सेल के जरिए पैसा मिलता है। अगर आपको पैसा मिल गया तो भी रिवेन्यू है, और अगर मिलेगा तब भी रिवेन्यू है। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले लेंगे रिवेन्यू, रिवेन्यू को खर्चा से घटाएंगे तो हमको इनकम मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये वाला इक्वेशन याद रखिए।
इनकम कैसे निकलेगा? रेवेन्यू से खर्चा घटाएंगे तो इनकम निकलेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब इनकम से खर्चा घटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। गेन, जब कभी आपसे पूछा जाए गेन, तो आप बोलोगे भैया हम जब कोई फिक्स एसेट बेचते हैं और फिक्स एसेट बेच के जब हमको प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं गेन। गेन का मतलब है वन टाइम इनकम। वन टाइम इनकम। तो बच्चा जब कभी कोई इनकम आपको एक बार हो तो उसको आप बोलोगे गेन। जैसे मान लो आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेचे तो आप एक बार बेचोगे तो उसको बोलोगे गेन, आपको गेन हुआ। इसके अलावा लॉटरी खेले तो लॉटरी आप बार बार कमाओगे, एक ही बार कमाओगे, ये भी गेन हुआ। हॉर्स रेस में पैसा लगाए तो एक ही बार इनकम होगा, बार बार नहीं होगा। टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिए उससे भी जो इनकम होगा एक ही बार होगा। तो ये सभी को बोलोगे आप गेन। अब आते हैं गुड्स। बच्चों गुड्स किसको बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं बेचने के लिए उसको गुड्स बोलेंगे। जो गुड्स है वो सेकेंड हैंड नहीं होगा, उसका दाम कम नहीं होगा, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। और जब गुड्स बच जाता है तो उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। गुड्स बहुत इंपॉर्टेंस है। गुड्स का मतलब है जब कोई भी चीज खरीद रहे सेल के लिए, खरीदे हैं तो बेचेंगे तो गुड्स हुआ। गुड्स कभी सेकेंड हैंड नहीं होगा तो इस पर डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। और गुड्स को बोला गया अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जब वो सामान बच जाएगा तो कहलाएगा स्टॉक इन ट्रेड। अब आते हैं डेटर। डेटर हमारा कौन अकाउंट है? तो याद रखना डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि आदमी है। डेटर किसको बोलोगे? द पर्सन टू हुम द गुड सर्विस आर सोल्ड। जिस आदमी को हम सामान बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं उधार में, जिस आदमी को सामान हम उधार में बेचते हैं उसे कहेंगे डेटर। या वो आदमी जो फर्म को पैसा देगा, ओड मतलब देना, पैसा देगा, दिया नहीं है, वो आदमी जो पैसा देगा फर्म को उसको हम बोलेंगे डेटर। ये दोनों बातें डेटर का याद रखो, 100% एमसीक्यू आने का चांस है। हमें तो याद है हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको पहले बता दिए जो आदमी उधार में सामान खरीदेगा उसे आप डेटर कहो, या वो आदमी हमें पैसा देगा तो उसे कहो डेटर। डेटर को बोला गया सेल्स लेजर, ये उसका नया नाम है। डेटर का दूसरा नाम है सेल्स लेजर। इसके अलावा डेटर को और भी बोलते हैं कस्टमर। इसके बाद है क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर कौन है? महाजन। द पर्सन फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज, जिससे सामान हम खरीदेंगे उधार में, जिससे हम सामान खरीदेंगे उधार में उसे बोलेंगे क्रेडिटर। या बिजनेसमैन जिससे पैसा उधार में लेगा उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। या बेटा वो आदमी जो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस, जो बच्चों सामान उधार में देता है बिजनेस को, उसको बोलेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर को परचेज लेजर बोला जाता है बच्चों, और सप्लायर भी। अब बच्चों हम लोग एमसीक्यू में आते हैं, थोड़ा देखें जो एग्जाम में आया उसको सॉल्व करें। अब बच्चों जितना हम लोग पढ़े उसको थोड़ा नॉलेज में लाए। पहला बोलना ब्रांच बताओ। नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ब्रांच मालूम है तीन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ब्रांच कौन नहीं है? बुक कीपिंग, ये ब्रांच नहीं है, तो ये हम लोग का होगा सही आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको रिकॉर्ड नहीं करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? ध्यान से देखो, किसको हम लोग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सेल को तो लिखेंगे, पेमेंट ऑफ सैलरी को भी लिखेंगे, स्टेशनरी को भी लिखेंगे, इस सब में पैसा जा रहा है। लेकिन क्वालिटी की बात करेंगे तो इसमें पैसा की बात हो रही है। तो ये वाला हम लोग का आंसर होगा बच्चों, ये वाला। इनमें से कौन एसेट नहीं है? पेटेंट एसेट है, गुडविल एसेट है, स्टॉक एसेट है, बिल्स पेबल एसेट नहीं है, ये है लाइबिलिटीज। तो हम लोग का आंसर होगा बी नंबर। बिल्स पेबल हम लोग का एसेट नहीं है, लाइबिलिटीज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन यूजर होगा? तो आपको मालूम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया बैंक उंग। तो बच्चों वो तो एक्सटर्नल होगा। इंटरनल तो आपको मालूम है तीन ही तो है, मालिक है, मैनेजर है और लेबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजेक्शन? इनमें से ट्रांजेक्शन ढूंढो कौन सा है। टू रिक्रूटेड मिस्टर रॉय इज अ मैनेजर। मिस्टर मैनेजर को हम सैलरी देंगे 10,000, हाँ भाई ट्रांजेक्शन है। टू गिफ्ट द सिस्टर्स मैरिज, ओपन अ करंट अकाउंट, ये भी ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो गिफ्ट देंगे सिस्टर को, ये ट्रांजेक्शन नहीं है। अब गिफ्ट क्या चीज का दे रहे पता नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये हो गया हमारी आंसर। इनमें हमको बताना है लाइबिलिटीज कौन नहीं है। कैपिटल लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज है, प्रोविजन जहां लग जाए वो लाइबिलिटीज है, पेटेंट राइट एसेट है। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर होगा बच्चों, वो होगा डी नंबर। ये तो एसेट है, वो भी कौन एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। कलकत्ता फर्नीचर मार्ट परचेज 2 अलमीरा। ध्यान से देखो, दुकान का नाम है फर्नीचर है, और ये 2 अलमीरा खरीद रहा। तो अगर ये अलमीरा खरीद रहा, तो ये गुड्स हो जाएगा अलमीरा। और जब गुड्स होगा तो कौन अकाउंट में जाएगा? परचेज अकाउंट में। क्योंकि अलमीरा ये बार बार खरीदेगा, क्योंकि इसका फर्नीचर का दुकान है बेटा, तो ये परचेज अकाउंट में लिखेगा इम्पोर्टेंस। तो यहाँ जो अलमीरा आ गया बेटा, वो गुड्स हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम बना रहे उसका दुकान है फर्नीचर का है। अगर हम एसेट खरीद रहे तो के बार खरीदोगे एसेट? एक बार खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बार बार खर्चा होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट खरीद रहे तो एक बार खरीदेंगे, खर्चा एक बार होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का 4 फीचर है। अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रिलीवेंस भी है, रिलायबिलिटी भी है, कॉम्परेबिलिटी भी है। 4 फीचर है बेटा, चारों याद रखो। तो इनमें से कौन फीचर नहीं है? तो फीचर नहीं है प्रेजेंटेशन। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फीचर नहीं है। जितना ईयर में आया था बेटा, हम सबको सॉल्व कर देते हैं, और यही सब एग्जाम में भी आ सकता है। इंटरनल यूजर कौन है? इंटरनल यूजर मैनेजमेंट है बच्चों, बाकी सब बाहर वाले हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। सप्लायर का मतलब होता मालिक। मालिक उधार में माल दे रहा है तो उसे कहेंगे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम पड़ गया सप्लायर, जो माल देता है उधार में, बेचता है, खरीदता नहीं है, उधार में बेचता है। कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल एसेट है? नहीं। इनकम है? नहीं। लाइबिलिटीज है, लेकिन कैपिटल कौन सा लाइबिलिटीज है बच्चों? तो सर इंटरनल लाइबिलिटीज। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो बेचारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताए वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इसमें कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरनल यूजर है, बाकी सब एक्सटर्नल है। इनमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन नहीं है?
जो बिजनेस से जुड़ा नहीं होगा। सामान खरीद रहे बिजनेस से, जमीन खरीद रहे बिजनेस से, पैसा निकाल ले बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ये भी है। इंटरव्यू अगर हम ले रहे अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के लिए, तो इंटरव्यू लेने से पैसा की बात तो नहीं हो रही है, इसीलिए यही डी नंबर जो है हमारी आंसर होगी। फिर आ गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी फीचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो रिलायबिलिटी भी है, रिलीवेंस भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी, और एक है कॉम्परेबिलिटी। कॉम्परेबिलिटी है, प्रेजेंटेशन नहीं है, तुम्हारा आंसर होगा प्रेजेंटेशन। बच्चों इसको देखिए, थोड़ा सा बार बार सुनिए,